गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, बात करते हैं 4 मई 2025 की करंट अफेयर की और इसी को डिस्कशन जो है करेंगे आप सबके साथ। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, कुछ फैक्ट भी है, कुछ चीजें डीप में भी हैं। पूरा देखिए, ये हमसे सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि आप वीडियो देखो, कम से कम पूरा वीडियो देखो। उसमें हड़बड़ाहट मत करिए कि नहीं थोड़ा सा देख लिया फिर आगे बढ़ गए, ये कर गए। अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही तो उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, तो आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा ना, ये बात है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अभी उसी का जो है डिस्कशन करने वाले हम आप सबके साथ हैं। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बीच में न्यूज का गैप हुआ है, तो वो गैप भी फुलफिल कर दिया जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं 4 मई 2025 की करंट अफेयर की। ठीक है, अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब 4 5 6 7 8 जब तक इन केस कोई कहीं मूविंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तभी गैप होगा, अदरवाइज गैप भी नहीं होगा। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे ना। क्लियर, चलिए आइए। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया गया, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 3 मई। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, 1 मई, 2 मई, या हो सकता है अप्रैल मंथ, मई मंथ, कुछ भी मंथ वो दे सकते हैं। ऑप्शन उनके ऊपर निर्भर करता है, आपको 3 मई ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेशनल प्रेस डे, जो नेशनल प्रेस डे होता है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये भारत का अपना मामला है। नेशनल का मतलब ही हो गया, इंटरनेशनल का मैटर अलग हो गया। अब इसके बाद क्या है पॉइंट? द थीम क्या है इसका? दिस ईयर जो ये जो थीम रखा गया है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने कई बार कहा कि एग्जाम में एआई का फुल फॉर्म आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई। दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये है इसकी खास बात ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या निर्धारित किया है? इसी को एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। हिंदी में बोलेंगे उचित एवं लाभकारी मूल्य कहते हैं, एफआरपी। एक होता है एमएसपी, एमएसपी भी आता है, अभी दोनों समझा देंगे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाते हैं और आए हुए भी हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य ना, तो इसको ध्यान समझेंगे। तो गन्ने के मामले में एफआरपी होता है, बाकी जितनी भी कमोडिटी है उनके मामले में एमएसपी आता है। तो ये बात समझ लेंगे ध्यान से। अब इसके अलावा क्या है कि अभी 25-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य क्या निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर 355। इसका मतलब था क्या? पहले पहले 340 था ना, तो मतलब कहने का 340 था, उसको बढ़ा के 355 रुपए कर दिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद की बात क्या आती है? एफआरपी ये वो निश्चित मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से गन्ना खरीदने के लिए चुकाना पड़ता है। मतलब कहने का है कि चीनी मिल जो होती है, जो किसानों गन्ना परचेज करती हैं, अब तो पता नहीं बकाया वकाया होता है नहीं होता, पहले पर्ची वर्ची रहती थी, 4 5 किस्तों में गन्ने पेमेंट आता था। चीनी लीजिए नगद, किसानों को बेवकूफ बना रखा है। लाइन में लगे रहते थे कम से कम रात रात भर वो लोग, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि सीतापुर वगैरह में चीनी मिले ज्यादा है, तो वहां की स्थिति ऐसी होती थी कभी कभी। इसके अलावा क्या है कि तो अब ये है कि चीनी मिलों को कम से कम 355 रुपए पर क्विंटल गन्ने का एफआरपी देना ही देना है। अब तो शायद नियम बहुत चेंज हो गए, अब तो देना ही पड़ता है ऑनलाइन। एफआरपी को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा केंद्र सरकार इसे निर्धारित करती है, ये ध्यान रखेंगे। सीएसीपी क्या है? इसको कहते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक,
तो सीएसीपी को किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1965 में गठित किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एफआरपी और एमएसपी दोनों की सिफारिश करती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या लिखा है, भारत में 22 फसलें आती हैं एमएसपी के अंतर्गत, लिखा हुआ एमएसपी में आती है, और गन्ने के लिए एफआरपी सिफारिश करता है। मतलब कहने का 23 फसलों पे एमएसपी और एफआरपी दिया जाता है, 22 फसलें अंडर एमएसपी एंड 1 इज एफआरपी। अब इसमें अनाज के अंतर्गत गेहूं है, धान है, जौ है, रागी है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। दालों के अंतर्गत चना है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन है, तिल है, सूरजमुखी, मूंगफली, रेपसीड, कुसुम, नाइजर बीज। वाणिज्यिक फसलें कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप है, ध्यान रखेंगे। तो गन्ना है, कपास है, कच्चा जूट है और खोपरा है। गन्ने के टॉप 5 उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है, भारत है, चीन है, थाईलैंड है और पाकिस्तान है। ये गन्ने के टॉप 5 प्रोड्यूसर हैं। चीनी के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है, भारत है। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र जो है टॉप पर है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिहाज से, इनको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये एक डेथ पर्सनालिटी है। अभी हाल ही में भारत में एंजियोप्लास्टी जनक के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया। वो कौन व्यक्ति है? उनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मैथ्यू कलरिकल। इनका संबंध केरल से है। इनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा नागरिक सम्मान है। पहला नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। राइट, ध्यान रखेंगे ना इस बात का। इसके बाद क्या है पॉइंट, 1996 में इनको डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यान रखेंगे, बीसी राय पुरस्कार एग्जाम में आया हुआ है। ये चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार है। किस संबंधित पुरस्कार है? चिकित्सा, मेडिकल से ना। और चिकित्सा का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या नाम है उसका? बीसी राय पुरस्कार ना। पश्चिम बंगाल से हैं, सीएम रहे वहां के। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी क्या है? ये एक चिकित्सा पद्धति जिसका उपयोग धमनियों को खोलने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर हृदय से जुड़ी समस्याओं जैसे कि धमनियों में रुकावट के कारण कम रक्त प्रवाह के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये है एंजियोप्लास्टी। लोगों की होती है तो लोग इसको बेहतर समझते हैं कि एंजियोप्लास्टी क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है? वैसे भी रैंक वाले क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे आप यहां वहां भटकेंगे, ये रैंक पढ़ ले, वो रैंक पढ़ ले, ऐसे क्या होगा? डेली करंट अफेयर जुड़िए और हमसे पढ़िए। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें, उनको समझ में आएगा क्या हकीकत क्या है। तो इसकी रैंक क्या है? 151 है। आइए थोड़ा इसके बारे में समझा देते हैं। देखिए, समझाने में बहुत कम ही पॉइंट रखते हैं। ये रिपोर्ट बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती, एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में आया हुआ है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें टॉप मतलब 1 2 3, नॉर्वे नंबर 1 पे है लगातार 90 साल, एस्टोनिया, नीदरलैंड, ये टॉप 1 2 3 है। सबसे लास्ट में 180 नंबर पर इरिट्रिया है, ये ध्यान रखेंगे ना। तो वैसे लास्ट वाला पूछते नहीं, वो भारत की रैंक के पीछे पड़े रहते हैं। 24 में भारत की रैंक 149 थी, इस बार रैंक 151 है, तो 151 को पढ़ के जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत देश की यात्रा पर आए हुए हैं ना, तो इसमें ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर अंगोला है। आइए बात करते हैं अंगोला के बारे में, ठीक है। तो भारत अंगोला देश को उसके सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का लोन देने का वादा किया है। और 38 वर्ष बाद अंगोला का कोई राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए हैं। अंगोला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 123वां देश बना है। ध्यान रखें, कौन सा नंबर बना है? 123।
थोड़ा और परिचय करवा देते हैं आपका अंगोला से। अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। अंगोला में पेट्रोलियम, तिल और सोना जैसे खनिजों का भंडार है। 1975 में पुर्तगाल से आजाद होने के बाद यहाँ 27 सालों तक गृह युद्ध चला। इसमें पुर्तगाल समेत रूस, क्यूबा, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का हस्तक्षेप रहा। कैपिटल ध्यान रखेंगे क्या है, लुवांडा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी पुर्तगीज है, लेकिन पूछी नहीं जाती। पुर्तगाल का प्रभाव जैसे हमारी लैंग्वेज में देखेंगे तो अंग्रेजी की झलक है। इसका मतलब ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, यहाँ पर पुर्तगालियों ने शासन किया। करेंसी ध्यान रखेंगे अंगोलन क्वांजा, तो कैपिटल जो है लुवांडा, ठीक है। और अंगोलन क्वांजा इसकी हो जाएगी। प्रेसिडेंट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का नाम लिखा है मिस्टर जोआओ मैनुअल गॉन्क्लेव्स लॉरेंको, ये ध्यान रखेंगे, ये नाम लिखा है। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति इंडिया विजिट पर आए, इनका क्या नाम है ना, या किस देश के आए, तो इसका हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत किस स्थान पर है। इसका राइट आंसर क्या है, चौथा है। ध्यान रखेंगे, विंड मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 बाय ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या पॉइंट है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एक ट्रेड एसोसिएशन है जो विंड एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका मुख्यालय लिस्बन पुर्तगाल में है। भारत में विंड पावर जनरेशन में गुजरात नंबर 1 पे है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु सबसे आगे है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर नंबर 1 पे चीन है, फिर अमेरिका है, फिर जर्मनी है, फिर भारत है, फिर ब्राजील है। यानी हम इस मामले में क्या है, वर्ल्ड में नंबर 4 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ, हमने आज सुबह या कल क्लास में बताया था कि जो सीईओ होता है ये किसी कंपनी के मालिक के बाद, या जो भी कंपनी जिसकी भी हो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसके बाद जो सीईओ, ये सबसे बड़ी कारपोरेट की एक पोस्ट होती है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका आंसर है अमितेश कुमार सिंह। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत 2021 में हुई। इसका बजट 76,000 करोड़ रुपए रखा गया है। भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने का इसका टारगेट है कि सेमीकंडक्टर में जैसे चाइना वगैरह का नाम अमेरिका का है, वैसे भारत का भी नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या है, दुबई है। ये समिट 13 से 15 मई 2025 के मध्य, 15 मई है, सॉरी, इसको सही कर लेना, दुबई में होगी। इसका उद्देश्य दुनिया में पुलिस, साइबर क्राइम और पब्लिक सेफ्टी पर नए विचार और टेक्निक पर चर्चा करना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि आईएमएफ की वर्तमान एमडी कौन है। इनका कार्यकाल वैसे बढ़ाया गया है, दोबारा अपॉइंटमेंट हुआ है, बताना है एमडी कौन है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है, जो सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है आईएमएफ से। तो इसका राइट आंसर सूडान है। सूडान प्रथम स्थान पर 252% ऑफ द जीडीपी लोन है। चीन 21वें स्थान पर है। भारत 31वें स्थान पर है। तो ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। आईएमएफ वगैरह से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। ये अगला हमारा क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं अभी हाल ही में कपिला पशु आहार में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि किशन को ना। कपिला पशु आहार बनाने वाली कंपनी है कामधेनु कैटल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर में, ये कानपुर में है, ठीक है। कानपुर ने फिल्म स्टार रवि किशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी को आशा है कि इससे कपिला पशु आहार की पैठ किसानों और पशुपालकों में और ज्यादा बनेगी। कपिला पशु आहार 18 राज्यों में 400 डीलर व 4,000 सब डीलर से
उच्च गुणवत्ता कपिला मतलब किसानों को आहार बिक्री करता है, इसका प्रोडक्शन 2500 मीट्रिक टन पर दिन है ना, तो ये बात हो गई। तो कपिला पशु आहार का ध्यान रखेंगे। इससे पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था हार्पिक का, वो शाहरुख खान, ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सब कवर हो जाएगा ना। एकदम से पढ़ने बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा ना। ये आपकी 4 मई की न्यूज रही। कमेंट करिएगा, बताइएगा सेशन कैसा लगा। जो बच्चे ब्रेक कर चुके हैं उनसे भी मतलब गुजारिश करेंगे कि आप कंटिन्यूटी में आ जाइए और पढ़ने लगिए, मेहनत करिए, फिर चीजें सब सही हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।